नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए थे। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए, वो टेलीग्राम पे जाए और सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पर ऐड जरूर कर ले। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, दिन प्रतिदिन आपको क्वेश्चन बढ़े हुए मिल रहे हैं, तो आज हम करीबन 35 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करने वाले हैं जो आज आपको हमने प्रोवाइड करवाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज तारीख हो गई है 7 अप्रैल और आज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शंस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऑप्शंस आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन और उसके आंसर्स बताऊंगा। आज भी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आयरन डेक्सट्रान इज पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन, द नर्स शुड नाउ दैट इज इट। यानी आयरन डेक्सट्रान जो है वो पेरेंटल रूट से जानी है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि नर्स किस रूट से जो है ड्रग या फिर किस मेथड से जो है ड्रग एडमिनिस्टर करेगी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिक्वायर यूज ऑफ जेड ट्रैक्ट मेथड। बहुत बार ये पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। जब भी आयरन डेक्सट्रान दिया जाता है तो जेड ट्रैक्ट मेथड जो है वो यूज करना होता है। देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 80% लोगों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ए एनजी ट्यूब inserted pre-operatively is attached to low and intermittent suction. A client with an NG tube exhibits these symptoms. He is restless. Serum electrolyte are sodium 138 and potassium 4.0. Blood pH 7.53. The client is most likely experiencing. देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि एक पेशेंट जो है उसको एनजी ट्यूब लगी हुई है प्री ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन से पहले एनजी ट्यूब लगाई गई है और उसमें लो इंटरमिटेंट सक्शन भी किया जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जब सक्शन होता है तो एसिडोसिस तो आपका होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू और दे रखी है, पेशेंट जो है उसकी वैल्यू दे रखी है और सिम्टम्स बता रखे हैं, रेस्टलेसनेस हो रखा है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब आपने चेक किया तो सोडियम जो है 138 है एंड पोटेशियम 4.0 है। पीएच जो है वो 7.53 है। तो आपको पता है 7.35 से 7.45 यानी कि 45 से अबव है, तो यहाँ पे एल्कलोसिस हो जाएगा। लेकिन कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 64% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग मसल वीकनेस एंड लिथार्जी, हिज कैल्शियम सीरम पोटेशियम इज 3.2 विथ अदर सिम्टम माइट बी ही एग्जिबिट। देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसको मसल वीकनेस रहती है, साथ ही लिथार्जिक है, और पोटेशियम की बात करते हैं तो यानी कि कम लेवल जो है पोटेशियम का उस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। हाइपोकेलेमिया जो कंडीशन है इस पेशेंट को डेवलप हो रखी है। 3.5 टू 5.5 जो है नॉर्मली होता है, तो 3.2 है यानी कि 3.5 से बिलो है। हाइपोकेलेमिया इसको रखा है। तो और कौन सा सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिल सकता है? तो आपको पता है अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है मतलब पेशेंट के लिए खतरा मंडरा रहा है। यानी यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी डिसरिदमिया। पेशेंट को डिसरिदमिया हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। देखिए 57% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी सभी ने गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, a male client is scheduled for a liver biopsy in preparing him for this test the nurse should। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसकी लिवर बायोप्सी होनी है, शेड्यूल्ड है यानी कि उसकी लिवर बायोप्सी होनी है, हुई नहीं है अभी मेल क्लाइंट की। अब देखिए जब आप इस पेशेंट को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नर्स क्या करेगी, नर्स का क्या यहाँ पे एक्शन रहेगा पहले प्रिपेयर जब आप कर रहे हैं तो उस दौरान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए, जो भी आपने जवाब दिया है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सप्लेन दैट हिज वाइटल साइंस विल बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली आफ्टर द टेस्ट। जैसे पेशेंट का टेस्ट होता है लिवर बायोप्सी के लिए, उसके बाद जो है फ्रिक्वेंटली बारी बारी से आपको क्या करना है, वाइटल साइंस चेक करना है और एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्या रहेगा, एक्शन रहेगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत कम लोगों ने, मात्र 38% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी सभी ने गलत जवाब दिए। तो अपना करेक्शन अभी कर ले, समय है अभी भी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पिछली नोट सेट में पूछा जा चुका है 4.0 के अंदर। आफ्टर लिवर बायोप्सी द बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इज। लिवर बायोप्सी के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया था एम्स नोरसेट 4.0 में, और आगे भी पूछा जा सकता है। कुछ पोजीशंस के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शंस आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइट लेटरल पोजीशन जो है लिवर बायोप्सी के बाद में पेशेंट को देनी है। देखते हैं 75% ने बिल्कुल सही जवाब दिया ऑलमोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉम्प्लिकेशन फॉर विच सॉरी a complication for which of the nurses should be alert following a liver biopsy is।
देखिए लीवर बायोप्सी के बाद में कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, शॉक। पेशेंट को हेमरेज या फिर शॉक जो है वो हो सकता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है लीवर बायोप्सी का। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। तो मात्र 46% लोगों ने सही जवाब दिया है। जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो करेक्शन अभी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग इम्प्लीकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट अंडरगोइंग ए पैरासिंटेसिस। देखिए एक पेशेंट जो है उसका पैरासिंटेसिस होना है, तो यहाँ पे क्या आपका नर्सिंग एक्शन रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, हैव द क्लाइंट वाइड बिफोर द प्रोसीजर। पेशेंट को पहले ही कहना है कि जब भी आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो इससे पहले आपको वाइड कर लेना है, ताकि पैरासिंटेसिस करते समय कोई दिक्कत ना हो, ना ही कोई आपको इंजरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 51% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कपल इज प्लानिंग the conception of their first child. The wife, whose normal menstrual cycle is 34 days in length, correctly identifies the time that she is most likely to ovulate if she states that the ovulation should occur on the day. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। एक कपल्स है जो क्या कर रहे हैं, पहले बच्चे के लिए कंसेप्शन की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी आगे की देखिए, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। इस महिला में जो कपल्स प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी वाइफ बोल सकते हैं आप, जिस पर्सन जो भी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, उस महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी लेंथ जो है 34 डेज की है। तो अब आपको ये बताना है कि इस महिला में ओव्यूलेशन कब होगा। देखिए आपको पता है कि नॉर्मली ड्यूरेशन जो है 28 दिन का होता है और 14वें दिन जो है ओव्यूलेशन होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 28 डे है ये नॉर्मल है और उसमें 14 दिन बाद में जो है ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि नॉर्मली जो ड्यूरेशन है इससे 14 माइनस आपको करना होता है। तो अब जैसे जितनी भी वैल्यू आपको दी जाती है, मान लीजिए 30 दी जाती है या फिर 32 दी जाती है, 34, 36, 38 जो भी दी जाती है, 38 दी जाती है तो भी आपको माइनस कितने करने हैं, 14 दिन। 14 दिन आपको माइनस करने हैं और जो बच गए ना उस तारीख को उसका क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 34 दिन है, यानी कि 20 दिन पे जो है ओव्यूलेशन होगा, प्लस 2 डेज, यानी कि ऊपर नीचे हो सकते हैं प्लस माइनस, तो वैसे 2 दिन, लेकिन एग्जैक्टली जो 20 दिन है, इस 20 दिन पे क्या होगा, इस महिला के ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 58% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज प्रेग्नेंट विथ हर सेकंड चाइल्ड। एक महिला है जो कि दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अब देखिए एलएमपी जो है इस महिला की 15 जनवरी है। अब आपको ईडीडी बताना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको बतानी है। तो जो 15 जनवरी है इसमें 7 जोड़ दीजिए, बाकी आपकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 में आप जैसे 7 जोड़ेंगे तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई कैलकुलेट करने वाली बात है ही नहीं। 22 अक्टूबर जो है वो आपका सही जवाब है। बिल्कुल ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया 90% लोगों ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉर्थ सेट 4.0 में पूछा जा चुका है और ये आपका गटपाल जो स्कोर है इसको लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। देखिए प्रेग्नेंट महिला है जो कि आपके पास आती है फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन के लिए 10 वीक पे। सी हैज़ बिन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, इससे पहले वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं। फर्स्ट डिलीवरी जो है उसकी 39 वीक पे हुई है, 3 साल पहले की वो बात है। सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो वाइबल बेबी जो है 36 वीक पे हुआ है और उस बच्चे को भी 2 साल हो चुके हैं। बोथ चिल्ड्रन आर लिविंग एंड वेल, और जो दोनों बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है और अभी ठीक है। अब आपको गटपाल सिस्टम से ये जो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है इसको आपको रिकॉर्ड करना है और बताना है। देखिए GTPAL, जी कितना होगा, टी कितना होगा, पी एंड ए एंड एल। यहाँ पर देखिए जी ग्रेविडा, टी मतलब टर्म प्रेगनेंसी, एंड पी यानी प्रीटर्म, एंड ए फॉर अबॉर्शन, एंड एल फॉर लिविंग। तो लिविंग तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए चारों में ही क्या है, 2 है आपके। अबॉर्शन की बात करते हैं तो अबॉर्शन यहाँ पे है नहीं, अबॉर्शन यहाँ पे क्या है, 0 है, अबॉर्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। प्री टर्म की बात करते हैं तो एक बच्चा जो है 36 वीक पे हुआ है, यानी कि एक प्री टर्म है, और एक जो है आपका टर्म बेबी है, यानी कि 39 वीक पे हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। अब देखिए ये पहले 2 बार जो है प्रेग्नेंट हो चुके हैं और तीसरी बार आपके पास में आई है, यानी ग्रेविडा कितनी हो जाएगी, 3। तो 31102 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं, बिल्कुल 63% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी ने फिर भी गलत जवाब दिया है। पिछली नोट सेट में ये क्वेश्चन देखने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हैं लोग, तो आपको सुधार करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और वैकेंसी बिल्कुल कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविडा टू पैरा 1 client is hospitalized with severe
प्रीक्लेम्पसिया। देखिए एक महिला है जिसकी ग्रेविडा 2 एंड पैरा 1 है और वो सीवियर इक्लेम्पसिया के साथ में हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। एंड इस महिला को जो है मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपी दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि नर्स जो है वो इस डोज को रिपीट कर सकती है, यानी कि ये ड्रग जो है वो सेफ है क्या, कंडीशन देख के नर्स को पता चलेगा कि ये ड्रग सेफ है, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। आपको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 16 ब्रीथ पर मिनट है, यानी कि पेशेंट की जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है, नॉर्मल है, तो इस पेशेंट को MgSO4 आगे और दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और 58% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन असिस्टिंग प्रीकंसेप्चुअल क्लाइंट द नर्स शुड टीच दैट द कॉर्पस ल्यूटियम secretes progesterone which thickens the endometrial lining in which of the phase of the menstrual cycle। देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है, एक प्री कंसेप्चुअल क्लाइंट को आप असेस कर रहे हैं और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है, थिक करता है। अब यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज में ये काम होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ठीक करेगा। तो ये कौन सी फेज में होगा, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिक्रेटरी फेज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया, 60% लोगों ने बिल्कुल ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट डिसाइड अर्ली इन हर प्रेगनेंसी टू ब्रेस्ट फीड हर फर्स्ट बेबी, यानी कि एक महिला है, ये फिर क्लाइंट है जो पहली बार अपने पहले बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड करवाएगी। अब आगे देखिए, शी गिव्स birth to a normal full-time girl and now is progressing toward the establishment of successful lactation। देखिए बिल्कुल नॉर्मली उस बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है और जो बच्चा है वो क्या है, मतलब लड़की उसको हुई है फुल टाइम पे और लैक्टेशन जो है वो भी प्रॉपरली सक्सेसफुली हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया टू रिमूव द बेबी फ्रॉम द हर ब्रेस्ट शी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, जब बेबी को ये रिमूव करेगी ब्रेस्ट से तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या इस महिला को इंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंसर्ट ए क्लीन फिंगर इनटू द बेबी माउथ बी साइड द निप्पल। बी साइड द निप्पल यानी निप्पल के पास से आपको क्या करना है, उस महिला को मतलब इंस्ट्रक्ट करना है कि आप जब भी ब्रेस्ट को रिमूव करवाए बेबी से तो आपको क्या करना है, क्लीन फिंगर जो है वो आपको इंसर्ट करनी है निप्पल के बी साइड से, ताकि आपको कोई निप्पल पे किसी प्रकार की बच्चे के द्वारा इंजरी ना हो। तो ये काम जो है उस महिला को पहले ही बता देना है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और 53% लोग ऑप्शन डी के साथ में गए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला है जिसकी ग्रेविडा 2 एंड पैरा फर्स्ट है और फुल टाइम न्यूबॉर्न बेबी जो है 12 घंटे पहले डिलीवर हो चुका है। अब देखिए आगे की कहानी, नर्स जो है वो चेक करती है यूट्रस को, तो यूट्रस जो है बॉगी एंड हाई एंड डेविटेड टू द राइट, ये कंडीशन जो है इस महिला की यूट्रस की देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस फर्स्ट ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, हैव द क्लाइंट वाइड एंड देन री इवेल्युएट द फंडस। देखिए ऐसी कंडीशन अगर महिला में है, 12 घंटे डिलीवरी को हो चुके हैं और यूट्रस ऐसी कंडीशन में अगर आपको फाइंड आउट होता है तो महिला को कहना है आप वॉइड करके आए, उसके बाद में हम फंडस को वापस री इवेल्युएट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है और 48%, बहुत कम लोग यहाँ पे सही जवाब दे पाए हैं, जो भी गलत जवाब दे रहे हैं वो करेक्शन अभी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लाइंट डिलीवर्ड फर्स्ट बॉर्न सन 4 आवर एगो, एक क्लाइंट है जो 4 घंटे पहले अपने पहले बेबी को जन्म दिया है और शी आस्क्ड द नर्स व्हाट द वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस इज अंडर द बेबीज आर्म्स, और वो नर्स को ये पूछ रही है कि जो वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस है बेबी के आर्म्स में ये क्या है। तो यहाँ पे नर्स क्या रेस्पॉन्ड करेगी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया और आप जानते हैं वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस यानी कि वर्निक्स कैसियोसा। तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, द मटेरियल कॉल्ड वर्निक्स कवर्ड बाय द बेबी बिफोर इट वाज बोर्न इट विल डिसअपियर इन ए फ्यू डेज, ये बच्चे को कवर करके रखता है कौन, वर्निक्स कैसियोसा, जो कि नॉर्मल है और ये कुछ दिनों बाद में डिसअपियर हो जाएगा। तो ये आपको उस महिला को बताना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है और 86%, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है तो 86% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज इन अर्ली लेबर, एक क्लाइंट है जो कि अर्ली लेबर में है। आगे देखिए,
हर फिटस इज इन लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन, इसका बच्चा जो है वो LOA पोजीशन में है। फिटल हार्ट साउंड आर बेस्ट ऑस्कल्टेड जस्ट। देखिए अभी डिलीवरी हुई नहीं है, अर्ली लेबर में पेशेंट है और उसका जो बच्चा है वो LOA पोजीशन के अंदर है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि हार्ट साउंड, जो फिटल हार्ट साउंड आप ऑस्कल्टेट करेंगे वो बेस्ट कहाँ से जो है आप सुन सकते हैं, ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बिलो द अम्बिलिकस टुवर्ड राइट साइड ऑफ मदर्स एब्डोमेन, सॉरी लेफ्ट साइड ऑक्सीपिटो, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटो जो एंटीरियर है, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा बिलो द अम्बिलिकस टुवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ मदर्स एब्डोमेन, यानी कि जो अम्बिलिकस के बिलो एंड लेफ्ट साइड ऑफ मदर एब्डोमेन जो है वहां पर आपको बेस्ट जो है फिटल हार्ट साउंड जो है ऑस्कल्टेट होने को मिलेगी। तो जब भी आप फिटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करें ऐसे पेशेंट में तो आप बिलो द अम्बिलिकस एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ मदर एब्डोमेन आपको करनी है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ए के साथ में 63% गए हैं, बी के साथ में बाकी जो देख लीजिए अपने आप, जो भी गलत कर रहे हैं वो सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन परफॉर्मिंग द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट एट द prenatal clinic, the nurse will know that which of the following alterations is abnormal during pregnancy। देखिए आप प्रीनेटल क्लिनिक पे एक महिला आई है, उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी वो कंडीशन है, जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सी वो कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, एबनॉर्मल है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, दूसरा भी पढ़ लीजिए, तीसरा भी पढ़ लीजिए एंड चौथा भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन डिसयूरिया जो है वो क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है और ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया, 77% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स नॉर्सेट 4.0 में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। एक 35 वीक की प्रेग्नेंट महिला है जिसका NST यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है। अब जब नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, NST जब करते हैं तो इसमें एक तो रिएक्टिव एंड एक नॉन रिएक्टिव दो फाइंडिंग देखने को मिलती है। जब CST करते हैं तो CST में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो फाइंडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो दोनों तो यहाँ पे डिलीट हो ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की कहानी, NST जब इस महिला की गई तो जब 20 मिनट इस महिला का एग्जामिनेशन किया गया तो नर्स ने जो फाइंडिंग देखी वो देखी 3 फिटल मूवमेंट्स accompanied by accelerations of the fetal heart rate each 15 bpm lasting 15 seconds। जो 3 फिटल मूवमेंट्स हो रहे थे वो एक्सेलरेशंस आपको देखने को मिल रहा था फिटल हार्ट रेट का, वो ईच 15 bpm एंड लास्टिंग 15 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो टेस्ट है वो किसको इंटरप्रेट कर रहा है, नर्स को तो पता है तभी तो वो बता पाएगी। यहाँ पे जो आपका सी जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिएक्टिव, और ये 4.0 नॉर्सेट में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी कि 71% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट, एक क्लाइंट जो है वो एडमिट हुआ है लेबर यूनिट के अंदर एंड जब उसका वेजिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिफिलिक प्रेजेंटेशन वो कहाँ पर आपका +2 स्टेशन पे। तो यहाँ पे जो +2 स्टेशन है इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज तो बता दूं, जो इस्चियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन पे जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। अब ये देखिए इस प्रकार से होता है आपका स्टेशन, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऊपर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1 2 3 ये आपकी जो है माइनस में होगी और जो नीचे की फाइंडिंग होगी 1 2 3 ये आपकी होगी प्लस में। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि +2 का मतलब क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है सिफिलिक प्रेजेंटेशन में है और +2 इंडिकेट हो रहा है जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो +2 का मतलब क्या है, यानी कि बच्चा डिसेंट हो रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। अगर 0 होता तो इस्चियल स्पाइन पे होता। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एक इंडिकेटर जो है +2 को सही यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटिंग पार्ट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर बिलो है कौन, प्रेजेंटिंग पार्ट। ये जो सिफिलिक प्रेजेंटेशन बच्चे का हो रखा है ये प्रेजेंटिंग पार्ट 2 सेंटीमीटर बिलो हो चुका है इस्चियल स्पाइन से। इस्चियल स्पाइन जो है वहाँ पे होता है आपका 0, नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं वो प्लस में आता है और ऊपर की तरफ अगर बच्चा है यानी कि वो माइनस में बताएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपका सी जवाब सही है और 81% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेल क्लाइंट है जिसको IV एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चल रही है और कौन सी, हिपेरिन,
ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आपको याद करना है। एक मेल क्लाइंट को जो है आईवी हिपेरिन थेरेपी चल रही है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। अब आपको ये पूछा गया है कि कौन सी वो लेबोरेटरी स्टडी आप चेक करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये हिपेरिन जो है उसका थेरापेटिक इफेक्ट पेशेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या मॉनिटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पीटीटी यानी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एंड एक चीज और आपको मैंने बताई थी, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये हम चेक करते हैं वारफेरिन के लिए। यानी वारफेरिन अगर किसी पर्सन को चल रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं, और हिपेरिन के लिए पीटीटी या फिर आप एपीटीटी बोल सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है और 74% लोगों ने सही जवाब दिया है। फिर भी पहले अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी लोगों ने गलत जवाब दिया है। यानी करीबन 10, 10, 20 एंड 26% लोगों ने गलत जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 68 ईयर की वुमेन है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुई है और महिला को दिक्कत है सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की। अब देखिए आगे की कहानी, अमाइनोफाइलिन जो है इन्फ्यूजन इस महिला को स्टार्ट किया गया है। आगे देखिए 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद में जो है ये महिला जो है अच्छे से इजीली ब्रीदिंग कर पा रही है। ए सीरम थियोफाइलिन लेवल इज डाउन। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि सीरम जो थियोफाइलिन लेवल है वो आपको चेक करना है कि ये थेराप्यूटिक लेवल को प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब आपको ये बताना है जो थियोफाइलिन अमाइनोफाइलिन जो इस महिला को दिया जा रहा है वो थेराप्यूटिक रेंज के अंदर है या नहीं है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए अमाइनोफाइलिन जो है थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, तभी तो आप इसका सही जवाब कर पाओगे। तो आपको ये आंसर में याद रखना है 10 से 20 जो है म्यूजी पर ml जो है ये इसका क्या होता है थेराप्यूटिक लेवल अमाइनोफाइलिन का। तो जब आप सीरम ब्लड टेस्ट करेंगे थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन के लिए, सॉरी यहाँ पे थियोफाइलिन वर्ड है, कोई बात नहीं, अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन बात एक ही है। तो थियोफाइलिन जब आप चेक करेंगे इस महिला में तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ऑप्शन ए यानी कि 14 म्यूजी पर ml है, यानी कि थेराप्यूटिक लेवल के अंदर है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 56% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया, बाकी सभी ने गलत जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है और उस पेशेंट को जो है एल्बिट्रॉल एंड बैक्लोमेथासोन जो है डाइप्रोपियोनेट जो है वो एडमिनिस्टर की जानी है, किसके थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, और दिन में कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम ए डे एंड एट बेड टाइम। 3 टाइम तो दिन में और एक बेड टाइम, तो मतलब 4 टाइम इसको ये ड्रग जो है वो इनहेल करनी है। इस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब आगे देखिए ये कहानी क्या पूछना चाह रहा है। ये जो कहानी आपको बताई गई है, ये जो 2 ड्रग्स इस पर्सन को इनहेल करनी है 4 टाइम, 3 टाइम दिन में, 1 टाइम बेड टाइम। तो यहाँ पे इस पर्सन को आपको क्या करना है, टीचिंग देनी है कि आपको किस प्रकार से जो ड्रग्स है वो इनहेल करनी है। और ये एम्स नॉरसेट 4.0 में एज इट इज पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रोंकोडायलेटर जो है वो सबसे पहले लेनी है। किससे पहले, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से पहले। बेक्लोमेथासोन आपकी क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और एल्बिट्रॉल क्या है आपकी, ब्रोंकोडायलेटर। तो एल्बिट्रॉल जो है वो इनहेल पहले करनी है, उसके बाद में आपको क्या करनी है, बेक्लोमेथासोन। तो ये टीचिंग जो है उस पेशेंट को आपको देनी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है और 88% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी कहानी में समझा देता हूँ कि एक पर्सन है जिसको स्टीरॉइड दे रखी है, एडमिनिस्टर कर रखी है, और किसके थ्रू, इनहेलर के थ्रू। मतलब ऐसा पर्सन है जो इनहेलर के थ्रू स्टीरॉइड खा रहा है। अब यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि जो फंगल इन्फेक्शन है कहाँ पर, माउथ एंड थ्रोट के अंदर, इसको आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो कैसे आप इस पर्सन में प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पेशेंट को टीचिंग देनी है। पेशेंट को आप समझाओगे तभी तो वो जो है फंगल इन्फेक्शन से ठीक हो पाएगा या फिर अपने आप को बचा पाएगा। तो वो टीचिंग आप क्या देंगे, ऑप्शंस आपके सामने। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिंजे द माउथ एंड गार्गल्स विथ वार्म वाटर आफ्टर ईच यूज ऑफ इनहेलर। जब भी स्टेरॉइड इनहेल करता है पर्सन तो उसके बाद में उसको क्या करना है, वार्म वाटर के साथ में माउथ गार्गल्स करने हैं, ठीक है। माउथ गार्गल्स करेगा जिससे जो है जो भी ड्रग्स है मुंह के अंदर जो भी रही है, माउथ के अंदर जो भी ड्रग्स का थोड़ा बहुत भी पार्ट रहा है इनहेलेशन के दौरान, वो सारा जो है माउथ वॉश की वजह से वो साफ हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है इस पर्सन को क्या नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको क्या करनी है, इस पेशेंट को टीचिंग देनी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 76% लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग
sorry reading should be ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स व्हेन असेसिंग ए प्रीनेटल क्लाइंट। एक प्रीनेटल क्लाइंट को जो है नर्स असेस कर रही है और यहाँ पे ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है, ऐसी कौन सी वो ब्लड प्रेशर रीडिंग है जिसको सबसे ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दे रखी है। यहाँ पे जो रीडिंग है एक जिसको कंसर्न करने की ज़रूरत है वो है आपकी ऑप्शन डी, 118/70 से 130/88 अगर वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे मतलब 12 से लेकर और जो वैल्यू बढ़ रही है वो बढ़ रही है 18। तो यानी कि 12 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है 18 mmHg जो है बढ़ रही है। नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट था, मतलब उसकी बीपी ठीक थी, लेकिन इतनी अगर बीपी बढ़ रही है मतलब इसको क्या हो सकता है, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने का रिस्क हो सकता है। तो इस पेशेंट को क्या करना है, अपने को कंसर्न करना है। बाकी जो वैल्यू दे रखी है वो तो ऑलरेडी हाइपरटेंशन की है, तो उनको ज़्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, उनका तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और यहाँ पे ओनली 29% लोगों ने सही जवाब दिया है। जो भी गलत जवाब दे रहे हैं वो अपना करेक्शन अभी कर ले, क्योंकि समय अभी आपके पास में 5-7 दिन का और है, बाद में आपके पास में कोई समय नहीं रहेगा जब आप एग्जाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MgSO4 जो है एक पेशेंट को, या फिर आप महिला बोल सकते हैं क्योंकि जो भी सीवियर PIH की महिला है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन जिसको प्रीक्लेम्पिया हुआ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है, उसको दिया जा रहा है MgSO4। बिल्कुल यहाँ पे आपको कहानी जो पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि जो MgSO4 है, इस थेरेपी का काम है एक तो एंटी कन्वर्जेंट, यानी सीजर्स में ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी सीजर्स को, एंड और इसका काम क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे आपके सभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेजो डायलेटिव, ये वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है। तो एंटी कन्वर्जेंट भी इसका फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है, MgSO4 का वेजो डायलेटिव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है और यहाँ पे 66% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर क्लाइंट फॉर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4। ये अपन ने पहले ही बात कर ली है कि MgSO4 का जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और अगर रेस्पिरेशन मोर देन 16 है तो पेशेंट को जो है वो हम MgSO4 कंटिन्यूसली रिपीट जो है या फिर जो डोज चल रही है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या है, MgSO4 का साइड इफेक्ट है। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है उसके साथ में 76% ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में भी अपन ने पहले बात कर ली है, फिर भी कर लेते हैं। MgSO4 जो है ब्लड लेवल में मॉनिटर किया जा रहा है नर्स के द्वारा। जिस पेशेंट को MgSO4 यानी कि प्रीक्लेम्पिया के पेशेंट को दिया जा रहा है MgSO4, उस महिला का आप क्या कर रहे हैं, ब्लड लेवल चेक कर रहे हैं, MgSO4 का लेवल चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कहानी ये पूछी गई है कि अगर टॉक्सिसिटी होती है MgSO4 की, तो आपके पास में कौन सी एंटीडोट जो है MgSO4 के लिए काम में आप लेंगे, या फिर एट बेड साइड जो है पेशेंट के होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। MgSO4 का साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सी एंटीडोट आप यूज लेंगे, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 83% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, इन एडिशन टू चेंज द मदर्स पोजिशन टू रिलीव कॉर्ड प्रेशर। देखिए एक महिला है जिसको कॉर्ड प्रेशर हुआ है और उसको रिलीव करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया है, पोजीशन दी है। एंड आगे देखिए क्या पूछा गया, नर्स में एम्प्लॉय द फॉलोइंग मेजर्स टू इवेंट दैट सीज ऑब्जर्व द कॉर्ड आउट ऑफ द वेजाइना। नर्स ने क्या किया, वेजाइना के थ्रू जो है कॉर्ड जो है बाहर की तरफ आई है, मतलब कॉर्ड आउट हुई है, वो आपने क्या किया, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व किया है। तो अब यहाँ पे आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, कीप द कॉर्ड वार्म एंड मॉइस्ट बाय कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वार्म स्टेराइल सलाइन कंप्रेसेज। देखिए आपने क्या कर दिया, कॉर्ड कंप्रेशन या फिर कॉर्ड प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपने मदर की जो पोजीशन है वो आपने चेंज कर दी। उसके बाद में भी आपको कॉर्ड जो है वो आपको फाइंड आउट होती है वेजाइना के बाहर की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो कॉर्ड है उसको वार्म रखना है एंड मॉइस्ट रखना है, कंटिन्यूसली अप्लाई करके क्या, वार्म एंड स्टेराइल सलाइन कंप्रेसेज। तो जो वार्म एंड स्टेराइल जो सलाइन है इसको जो है अप्लाई करके क्या करना है, अपने को कॉर्ड को वार्म एंड मॉइस्ट रखना है। तो ये आपका यहाँ पे नर्सिंग एक्शन रहेगा। ऑप्शन डी के साथ में कितने लोग हैं, बहुत कम लोग, 44% लोग गए हैं। तो जिन्होंने भी गलत जवाब दिया है वो करेक्शन अभी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन माइट इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछा गया कि कौन सा एक कॉम्प्लिकेशन है जो लेबर प्रोसेस के दौरान, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर महिला को हो रखा है तो लेबर प्रोसेस के दौरान कौन सा कॉम्प्लिकेशन महिला में देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं,
फिटल टेकिकार्डिया, ये आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए ए बी सी एंड डी। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो जो कॉम्प्लिकेशन लेबर के दौरान देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डार्क कलर का आपको देखने को मिलेगा, ये क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और 60% लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और उस महिला की गेस्टेशन की जो है 42 वीक हो चुके हैं, कंफर्म्ड बाय डेट एंड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से जो है कंफर्म की गई है ये डेट, ठीक है। 42 वीक की जो गेस्टेशन है वो हो चुकी है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर। अब देखिए आगे की कहानी, पेशेंट जो है उसमें जो जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 3 सेंटीमीटर हो चुका है एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो 70 सेकंड से आ रहे हैं और इस महिला को जो है ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला एक्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्ट्रैक्शन अगर मोर देन 60 सेकेंड्स आते हैं, मोर देन 60 सेकेंड से आते हैं तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी कि जो ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है इसको क्या करना है, अपने को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये 4.0 नॉट सेट में पूछा जा चुका है और यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन। आईवी ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे 70 सेकंड से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन को बंद कर देना है। और ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया होगा, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं। एम्स नॉट सेट में पहले पूछा जा चुका है और 52% लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी लोग कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। पिछला पेपर जो है वो आप पढ़ लीजिए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, 100% होंगे। तो आप सभी जो पेपर्स हैं नॉट सेट के पहले वाले वो आप ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फर्स्ट जो पोस्टमार्टम डे है उस महिला का आप क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। नर्स जब उस महिला को असेस करती है तो जो फंडस है वो लोकेटेड है लेटरली टू द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेटरल साइड में जो है वो फंडस आपको जो है असेसमेंट में मिलता है, फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि ये कंडीशन जो फाइंड आउट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, क्या कारण हो सकता है। ये एम्स नॉट सेट 4.0 में एज इट इज पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूरिन रिटेंशन एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर। या तो यूरिन रिटेंशन हुआ है या फिर ब्लैडर डिस्टेंशन हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो फंडस है वो लेटरली लोकेटेड हुआ है, जो आपको फाइंड आउट हो रहा है। पहला ही दिन है पोस्टमार्टम का, मतलब डिलीवरी हो चुकी है उसके पहले दिन आप चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन फाइंड आउट हो रही है, मतलब किसकी वजह से, यूरिनरी या फिर यूरिन रिटेंशन एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर की वजह से। ऑप्शन डी के साथ में 63% गए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पोस्टमार्टम क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ रेक्टल प्रेशर और सीवियर पेन इन हर पेरिनियम, दिस में बी इंडिकेटिव ऑफ। ये प्रीवियस नॉट सेट में पूछा गया है, यहाँ पे शायद टाइप नहीं किया, ये पिछली नॉट सेट में एज इट इज सवाल पूछा गया है। जो एग्जाम दे के आए हैं उनको पता है कि जो पोस्टमार्टम क्लाइंट है वो कंप्लेन कर रहा है रेक्टल प्रेशर एंड रेक्टल प्रेशर की कंप्लेन कर रहा है तो साथ में सीवियर पेन की भी वो कंप्लेन कर रहा है कि पेरिनियम में सीवियर पेन हो रहा है और रेक्टल प्रेशर जो है उसकी कंप्लेन आपको कर रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपल सा आपको पूछा गया सवाल और ये पिछली नॉट सेट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ए हेमेटोमा ऑफ द वेजाइना एंड वल्वा। वल्वा और वेजाइना में हेमेटोमा होने की वजह से जो है रेक्टल प्रेशर के पेशेंट कंप्लेन कर रहा है और पेरिनियम में सीवियर पेन की वो कंप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और 61% लोग सही जवाब दे पाए हैं, बाकी ने गलत जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप एक ऐसे पेशेंट को असेस कर रहे हैं जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है तो इस पेशेंट में किस टाइप का स्टूल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, स्टूल आपको चेक करना है और स्टूल चेक कर रहे हैं तो किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टीटोरिया स्टूल। इस पेशेंट में स्टीटोरिया स्टूल जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है और यहाँ पे 74% मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो कि प्री स्कूल डे केयर सेंटर पे गए हैं और वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं बच्चों की। देखिए कहानी समझिए पहले, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि प्री स्कूल डे केयर के लिए गए हैं सेंटर पे और स्कूल में जाके वो बच्चों की क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब देखिए वो स्क्रीनिंग क्या कर रहे हैं, फाइन एंड ग्रॉस मोटर लैंग्वेज एंड सोशल स्किल, ये जो स्क्रीनिंग है ये नर्सिंग स्टूडेंट का ग्रुप कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए पूछना क्या चाह रहा है, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी स्क्रीनिंग करने गए हैं
मोस्ट वाइजली कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं इनको, मतलब बच्चों को जब ये असेस करेंगे कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, और ये हो सकता है इस बार एम्स नॉर्सेट में ऐसा का ऐसा छप जाए। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, ये टेस्ट यूज़ करके बच्चों से फाइन एंड ग्रॉस मोटार, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल जो है इनकी स्क्रीनिंग बच्चे की अच्छे से हो, जो ग्रुप स्टूडेंट का है वो कर पाएंगे। तो डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीन टेस्ट DDST हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाए, और हो सकता है लॉन्ग जो इसकी पूरी टर्म है वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा DDST डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। सी ऑप्शन के साथ में 75% यानी कि ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, आज के इस सेशन का, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 16 साल का एक स्टूडेंट है जिसकी हिस्ट्री रही है ब्रोंकियल अस्थमा की, एंड कुछ सेवरल जो है सीवियर एस्थमेटिक अटैक भी इसको स्कूल ईयर में आए हुए हैं। 16 साल का बच्चा है। अब आगे देखिए, इस पेशेंट को स्कूल नर्स ने क्या किया है, एडमिनिस्टर किया है 0.2 ml ऑफ 1000 सॉल्यूशन ऑफ एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियस ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक। जब इसको अस्थमा अटैक आया, इस दौरान स्कूल नर्स ने क्या किया, 0.2 ml 1/1000 सॉल्यूशन जो एपिनेफ्रिन का बना हुआ था उसमें से 0.2 ml सबक्यूटेनियस रूट से इस पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है। ठीक है, जब इसको अस्थमा अटैक आया तब। अब देखिए आगे पूछने क्या चाह रहे हैं, हाउ डज द स्कूल नर्स इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इस नर्स ने ये इंजेक्शन तो एडमिनिस्टर कर दिया, लेकिन इस ड्रग की इफेक्टिवनेस को कैसे क्या इवेलुएट करेगी ये स्कूल नर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पेशेंट को क्या है, अस्थमा अस्थमा हो रखा है तो डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड इंस्पायरेटरी डिफिकल्टी। इसको पहले सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अब जब इसको इंजेक्शन लगा दिया गया है तो इसको क्या होगी, दिक्कत कम होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस को पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सी के साथ में ओनली 45% लोग हैं, बाकी सभी गलत ऑप्शन के साथ गए। अपना करेक्शन अभी कर ले, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नीचे जो वर्ल्ड हेल्थ डे है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप सभी को पता ही है। और आज की जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरी मतलब माई राइट, मेरा राइट है मेरी हेल्थ। ठीक है, तो माई हेल्थ माई राइट जो है आज की थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है, हालांकि ये अभी भी रिसेंटली हुई है, तो शायद पेपर बनने से अगर नहीं बना है तो शायद पूछा जा सकता है, और नहीं पूछा जाए तो भी अपने को याद रखनी, हो सकता है अगली बार पूछ ली जाए। और एक न्यूज़ मैंने डाली थी, एम्स में नर्सिंग संस्थानों में BSc नर्सिंग कोर्स के में पुरुषों का दाखिला नहीं, तो ये अभी चल ही रहा है। वैसे ही आपको पता है कि 1500 कुछ पोस्ट निकाली, जिसमें से 260 प्लस मेल के लिए वैकेंसी निकाली है, बाकी सभी फीमेल्स के लिए है। और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा अपने को इनमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है। और भेज चुके जो एडमिट कार्ड है वो आ ही चुके हैं, और एम्स नॉर्थ के जल्दी आने वाले हैं, 2 दिन पहले आ जाएंगे। एग्जाम सिटी जो है नॉर्थ के लिए बता दी गई है, उसकी लिंक आपको दे दी गई है, और आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन के साथ, और ही धमाकेदार सेशन होगा कल अपना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, सभी सेशन को अटेंड जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन सभी को अच्छे से याद करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।